हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। कैसे हैं? बढ़िया, एकदम मस्त। एसी कैसी चल रही है? समझ में तो आ रहा है ना पूरा, सारी की सारी क्लासेस। चलिए, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एसी की नेक्स्ट क्लास। और उस क्लास में जैसे कि मैंने आपको पिछली सारी की सारी क्लास में ये बताया था कि यार पावर वाला एक टॉपिक बीच में आ रहा था कि पावर क्या होती है, पावर क्या होती है। तो पावर आप P इक्वल टू VI वाला जो टॉपिक पढ़ चुके हैं वो डीसी में पढ़ चुके हैं। आज मैं जो पावर एनालिसिस बताने जा रहा हूँ वो है एसी की। किसकी है दोस्तों? एसी की। दूसरी चीज, उससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज पढ़ाऊंगा। जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है, आईटीआई वाले स्टूडेंट है, उन्होंने 11th या 12th नहीं कर रखी है, क्योंकि एक्चुअली में 11th क्लास में जो मैथ लेता है उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर आता है, उसको पढ़ाया जाता है। अगर वो लोगों का क्लियर होता है, लेकिन मैं तुमको यहाँ इस तरीके से समझाऊंगा कि सारी की चीजें आपको 11th 12th में नहीं भी पड़े, अगर आपका बेसिक ढीला है या आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, तब भी आपको चीजें समझ में आएंगी। मतलब मैं आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज से रिलेट करा रहा हूँ, जिससे ये कॉन्सेप्ट जब आगे कभी यूज होगा सर्किट में और एसी सर्किट में, जब ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं तो वो आपको एकदम से क्लियर रहे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? दोस्तों, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, जो लोग मेरी कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस देख रहे हैं, आप थोड़ा सा रिसोर्सेज की तरफ नहीं जाइए। जैसे कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि यार डिजिटल बोर्ड पर क्लास होती तो बहुत कुछ हो जाता। दोस्तों, मैं अभी भी वही बात बोलूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डिजिटल क्लास खराब होती है, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि बोर्ड मायने नहीं रखता। आप मेरे रिसोर्सों को ना देखते हुए आप कंटेंट को देखें, सिस्टमेटिक देखें। कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, जो कि सीधा का सीधा पेपर में आता है। समझ गए मेरी बात? चलिए, तो जितने भी बच्चे हैं अभी तक, जो बच्चों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और जो बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं, एटलीस्ट आप एक सब्सक्रिप्शन तो दे ही सकते हैं। मतलब सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। मैं आपको पेड बैच तो दूंगा ही नहीं, मैं टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा सब्जेक्ट आपको कराने वाला हूं। क्या ये बात समझ में आई? तो आप ये पूरी की पूरी सीरीज मेरी एक तरीके से देखना चाह रहे हैं ना, तो इसको देखने के लिए बस आपको एक सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत है। आप मुझे सब्सक्राइब करें, मैं आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये इतना भी जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक नोट्स केवल उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। क्योंकि मेरी कोई भी फीस नहीं है, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी फीस केवल और केवल एक सब्सक्रिप्शन है। आप सब्सक्रिप्शन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारी की सारी क्लासों का आप मजा लीजिए। आपको सारा का सारा टेक्निकली फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा डाटा मिलेगा आपको। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं पावर को, कि भाई एसी में हम पावर को कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर एक इक्वेशन लिखी होती है, जिसको बोलते हैं एक्स बराबर बाई प्लस जे इंटू जेड। इसको बोलते हैं दोस्तों जे। क्या बोलते हैं दोस्तों? जे। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, तो ये x क्या होता है, y क्या होता है, z क्या होता है, ये क्या है, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझेंगे। इस पूरी की पूरी इक्वेशन को बोलते हैं दोस्तों रेक्टेंगुलर फॉर्म। अच्छा, इसमें कुछ आईटीआई के हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस मैं जितना बोलूं आप उस चीज को मान के चलना। ठीक है? जितना मैं बोलूं उस चीज को आप कंप्लीटली मान के चलना। तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। भाई, जब जब भी आप कभी भी किसी भी एग्जाम में इस टाइप की कोई चीज लिखते देखेंगे, तो इस फॉर्म को बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेक्टेंगुलर फॉर्म। उसके बाद इसमें एक चीज को मैं क्लियरली समझाना चाहता हूं कि ये बाई वाला पार्ट है, इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रियल पार्ट। और ये जो जे के साथ जो मल्टीपल है, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। मतलब वाई वाला पार्ट रियल है और ये वाला पार्ट आपका क्या है दोस्तों? इमेजिनरी है। अब ये रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि दो लोग बैठ के आपस में कॉलेज में बात कर रहे थे, दो कपल। मैं आपको बहुत तरीके से समझाऊंगा। आज पावर का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े लेवल पे आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों? तो दो दोस्त थे, वो आपस में बात कर रहे थे और ये बात करना चाह रहे थे कि मतलब दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था और मैंने उसको कहा कि जानती हो तुम, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे महंगा बंगला दिला सकता हूं। तो ये मेरी बात क्या है, एक अलग टाइप की है। फिर उसने मुझसे ये पूछा कि तुम अभी क्या करते हो? अभी तो तुम पान की दुकान पर बैठते हो जाके शाम को कॉलेज के बाद। तो फिर आप उस हिसाब से बात करिए। मतलब जो बात रियलिटी है वो मेरी रियल पार्ट है। क्या है दोस्तों? रियल पार्ट। एक्चुअल में मेरी अभी क्या पोजीशन है, मैं अपने जीवन में क्या कर सकता हूं, ये मेरी इमेजिनरी पॉइंट है। क्या है? इमेजिनरी, ख्याली पुलाव। इमेजिनरी को देसी भाषा में बोलते हैं ख्याली पुलाव, कि मैं तुम्हें चांद तारों पर ले जा सकता हूं। क्या ये सही है? नहीं। जितने भी गाने बने हैं वो सब ख्याली पुलाव ही तो है।
कि मैं तेरे लिए इस जहां में आग लगा दूंगा। ऐसा हो सकता है भाई? इस जहां में आग लगाना पॉसिबल है? होता तो फिर लग गई होती। क्या ये बात समझ में आई? जब ज्वालामुखी नहीं आग लगाई पूरे जहां में, जहां में, तो फिर क्या है? कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं। तो दो बातें करते हैं इंसान, एक तो करते हैं रियल वाली, एक करते हैं इमेजिनरी वाली। इसको और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी आप किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे तो वो अपना माल बेचता है, अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचता है, तो वो उसके बारे में रियल बात ना करके थोड़ी सी रियल के साथ इमेजिनरी ऐड कर देता है। समझ रहे? साइकिल वाले के पास जाएंगे तो कहेगा कि ये साइकिल चलती नहीं है, ये साइकिल तो उड़ती है। समझ रहे? बाबूजी, हवा में उड़ती है साइकिल, आप क्या जानते हैं साइकिल के बारे में? मतलब क्या, ये तो आपको ही पता है साइकिल चलेगी उड़ेगी तो है ही नहीं, कोई हेलीकॉप्टर थोड़ी है जो उड़ जाएगी। तो क्या बात समझ में आई? तो जिंदगी में कभी भी आप रियल पार्ट से काम नहीं ले सकते, पूरा इमेजिनरी पे भी नहीं रह सकते। आपको मिक्स मिक्स फॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिक्स मिक्स। जब भी आप कहीं कोई, जैसे मान लो कि मुझे कोई लड़की वाले देखने आते हैं, तो मेरे घर वाले मेरी रियल बात नहीं बताएंगे, वो क्या बताएंगे? इमेजिनरी बातें कर देंगे। रियल बताएंगे ऐसा नहीं है, 100% रियल नहीं बताएंगे, उसमें कुछ नमक मिर्ची भी लगा देंगे। लड़का बहुत अच्छा है, लड़का ऐसा है, लड़का वैसा है, लेकिन उसमें क्या लग गई? इमेजिनरी बात। तो ऐसे ही इस इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एक रियल और इमेजिनरी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स वैल्यू उसे कहते हैं जिसमें रियल हो और इमेजिनरी हो। अगर देसी भाषा से इसको समझे तो जिंदगी, जिंदगी की बातें, जिंदगी के अंदर दोनों चीजें आती हैं, रियल भी आती हैं और इमेजिनरी भी आती हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट ले कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना मतलब जी नहीं सकता। ये तुम्हें भी पता है कि भाई जीने के लिए उसकी जरूरत नहीं होती, जीने के लिए हार्ट, फेफड़ा, किडनी और दिमाग ढंग से काम करना चाहिए, तभी आदमी जिएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे लोग कह देते हैं कि मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। दिल भी कहता हुआ ये कैसा बेवकूफ है, मुझे 1 मिनट में 72 बार धड़कना है, हार्ट को पंप कर, मतलब ब्लड को पंप करना, ये मेरा काम है, मैं तो इसको देख ही नहीं रहा। देख इसकी आंखें रही हैं, बदनाम तू मुझे कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये सारी बातें क्या है? सारी की सारी इमेजिनरी है, लेकिन ये बातें होती हैं। ये बात समझ में आई? तो ये सारी की सारी जिंदगी में चलती है, रियल प्लस इमेजिनरी। इसी चीज को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स को अगर हम रिलेट करें तो जिंदगी होती है, और रियल मतलब रियल बातें, और कॉम्प्लेक्स मतलब नमक मिर्ची लगा के कही गई बातें। क्या ये बात समझ में आई? अब इसका दूसरा फॉर्म, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, परिमाण अगर निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? बाई के स्क्वायर प्लस जे के साथ जो भी मल्टीपल होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों? अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये है अपना पोलर फॉर्म। भाई पोलर फॉर्म में क्या होता है? एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको बता दिया, अगर एक्स है तो एक्स का निकाल सकते हैं, अंडर रूट बाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? ये अलग चीज हो गई, ये एक अलग चीज हो गई। मतलब कि यहाँ पे ये जेड है, या आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप ले लेते हैं यहाँ पे जेड ना लेते हुए, अगर आप यहाँ के ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं दोस्तों? के। तो ये जेड इससे मतलब वो नहीं होगा, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों? यहाँ के का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? अब मान लो जेड का फॉर्म है, तो जेड बराबर क्या हो? इसका मैग्नीट्यूड और उसका एंगल। अगर हम इस एंगल को निकालना चाहेंगे तो टेन फाइव अगर हम यहां से निकालते हैं तो इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट क्या आएगा दोस्तों? इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? के। तो जेड की जगह हम यहाँ क्या रख देंगे दोस्तों? के ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे के माना है तो के आ जाएगा। और रियल पार्ट क्या है हमारा? बाई रियल पार्ट है। तो अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू या फाई की वैल्यू निकालते हैं तो फाई बराबर टेन इनवर्स। टेन इनवर्स क्या आ जाएगा? के अपॉन बाई। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट तो समझ में आई गया होगा कि आपको रियल और इमेजिनरी बातों को मिला देते हैं तो उसी को हम कॉम्प्लेक्स पावर कहते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो ये चीज आपको मैंने प्रॉपर कर लिया। किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उसके इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट ले लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं पावर के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा पावर, मतलब एसी पावर। ये क्या चीज होती है, इसको ढंग से समझेंगे कि एसी पावर एक्चुअलिटी में है क्या है। देखो दोस्तों, एसी पावर 3 टाइप की होती है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। क्या होती है? एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। यहां पे हम बात करें एस बराबर होता है पी प्लस जे क्यू। एस बराबर क्या होता है दोस्तों? पी प्लस जे क्यू। क्या ये बात समझ में आई? पी प्लस जे क्यू। तो यहाँ पे एस क्या है? एपरेंट पावर, पी रियल पावर है, यहाँ पे देख रहे हैं, और जे क्यू मतलब क्यू इमेजिनरी पावर है। ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि ये इक्वेशन अब इस तरीके से दिखाई दे रही है। मतलब एक तरीके से आपसे पूछा जाए कि एपरेंट पावर किस टाइप की पावर है, भाई जो एपरेंट पावर है वो है हमारी कॉम्प्लेक्स पावर। क्या है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स पावर। क्या ये पॉइंट समझ में आया?
अब हम बात करेंगे इन तीनों पावर को एक साथ समझेंगे, है ना। इन तीनों पावर को अगर हम एक साथ समझेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे कि पावर एक्चुअलिटी में होती क्या है, इसका एंगल क्या होता है, इसका एंगल डायग्राम कैसे बनता है, ये मैं आपको बहुत तरीके से समझाऊंगा अभी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्टिव पावर की। एक्टिव पावर क्या चीज होती है, देखो मैं आपको सबसे बढ़िया क्लियर करता हूं। किसी भी सर्किट में खाई गई एनर्जी, किसी भी सर्किट में खाई गई एनर्जी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर। एक्चुअलिटी में हमारा जो लोड है, काम करने के लिए जिस पावर की उसको जरूरत पड़ती है, हमारे किसी भी लोड को, जैसे पंखा को चलने के लिए, बल्ब को जलने के लिए, है ना, मिक्सी को घूमने के लिए, ट्रेन को चलने के लिए, इसमें जितना भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसे काम करने के लिए जिस पावर की एक्चुअल में जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं एक्टिव पावर। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। हम ज्यादातर, जैसे मान लो मेरे दो बच्चे हैं, इसमें से एक बोल रहा हूं ये बहुत एक्टिव है, ये कम एक्टिव है। बहुत एक्टिव का मतलब ये है वो अपनी पावर का फुली यूज करता है। ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो एक्टिव पावर का मतलब आप क्या समझे, एक्टिव पावर मतलब कि वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति का मतलब ये होता है कि ये पूरे के पूरे लोड को काम करने के लिए जो उपयोगी पावर होती है उसी को एक्टिव पावर बोलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब इसमें क्या लिखा है उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। भाई ये सर्किट में, ये क्या बोल रहा है, यह सर्किट में लोड के द्वारा कंज्यूम्ड की जाती है, मतलब खाई जाती है ना, कंज्यूम्ड होती है, केवल ये रेजिस्टेंस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, रेजिस्टेंस की वजह से। और इसको किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी से। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट में एक्टिव पावर को डिनोट किया जाता है पी से, और लोड जो कंज्यूम करता है, रेजिस्टेंस एक्चुअलिटी में हमेशा एक्टिव पावर को ही कंज्यूम करता है, उसे रिएक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं रिएक्टिव पावर की, कि रिएक्टिव पावर क्या होती है। इसको अच्छे से समझते हैं कि रिएक्टिव पावर क्या होती है। दोस्तों रिएक्टिव पावर एक्चुअलिटी में लोड कंज्यूम नहीं करता। रिएक्टिव पावर हमेशा कभी भी लोड कंज्यूम नहीं करता। ये केवल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। किसका काम करती है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन का। मतलब एक्टिव पावर को सोर्स से लोड तक ले जाने के लिए, एक्टिव पावर को सोर्स से लोड तक, अब सोर्स हमारा क्या है, जनरेटर। आप देखते हैं बिजली पावर प्लांट में, वहां बिजली पैदा होती है। बल्ब कहां जलता है, हमारे घर में। तो इतनी दूर से एनर्जी, अब बल्ब चलाने के लिए हमें किस एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो होती है एक्टिव पावर की। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, एक्टिव पावर की। ये बात समझ में आई। तो एक्टिव पावर को सोर्स से, मतलब बिजली जहां बनती है वहां से हमारे घर तक लाने में एक एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। क्या होते हैं दोस्तों, रिएक्टिव पावर। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि एक्चुअलिटी में रिएक्टिव पावर है क्या है। भाई सोर्स से लोड तक एक्टिव पावर को ले जाने के लिए जिस पावर की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। यह इमेजिनरी पावर होती है, भ्रांति या झूठ, ऐसा लगता है कि ये पावर कंज्यूम होती है पर ये पावर कंज्यूम नहीं होती। ये केवल ट्रांसफॉर्मेशन के काम आती है, ठीक है। ये किसके वजह से पैदा होती है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से। किसके वजह से पैदा होती है दोस्तों, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से। इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों, इसका सिंबल होता है क्यू। क्या ये बात समझ में आई। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया आपको कि रिएक्टिव पावर एक्चुअलिटी में है क्या है। रिएक्टिव पावर वो पावर होती है जो किसी भी एक्टिव पावर को सोर्स से लोड तक ले जाने की काम करती है, उसी को हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं। ये इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस की वजह से पैदा होती है ना। ये बात समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी पावर की। जो तीसरी पावर होती है उसको हम बोलते हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर होती है आपकी एक्चुअलिटी में रियल पावर और इमेजिनरी पावर। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, क्या ये बात समझ में आई कि उसी को हम क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर। ये लिखा है कि ये रियल और इमेजिनरी का मिक्सचर होती है, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, एस से डिनोट करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, क्या ये बात समझ में आई। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब हम इसको फेजर एनालिसिस बनाते हैं इसका। देखो दोस्तों, फेजर डायग्राम या पावर डायग्राम बनाने के लिए जो एक्स एक्सिस होती है दोस्तों, ये एक्स एक्सिस होती है ना, और इसको एक ट्रायंगल बनाते हैं, पावर ट्रायंगल अगर हम बना रहे हैं
तो ये जो इसकी हाइपोटेनियस होती है इसको हम एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? एस से। क्या ये बात समझ में आई? जो इसका बेस होता है वो हमारी एक्टिव पावर को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है? एक्टिव पावर को। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो मेरी रिएक्टिव पावर को डिनोट करती है। क्या ये बात समझ में आई? तो ट्रायंगल पावर में देखेंगे, और जो हम एंगल की बात करते हैं वो होता है मेरा फाई। क्या होता है दोस्तों? फाई। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि भैया एस बराबर होता है पी प्लस जे क्यू। एस बराबर क्या होता है? पी प्लस जे क्यू। अरे ये बात समझ में आई? तो ये पी है, ये क्यू है और ये एस है। क्या है दोस्तों? ये पी है, ये क्यू है और एस है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो क्या आपको एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर का मतलब समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अगर अभी भी कुछ बच्चों को, किसी भी बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा सर हमें अच्छे से क्लियर हुआ, हमें फीलिंग नहीं आ रही पावर की, तो मैं चलो आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं जिससे आपका सारा का सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्टिव पावर एक्चुअलिटी में होती क्या है। आपके घर में लोड कौन है? आप। लोड कौन है? आप या मैं। ठीक है, मुझे किसी भी काम को करने के लिए, भाई किसी भी लोड को काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एक्टिव पावर की। ये बात समझ में आई? तो मैं अपना एक एग्जांपल लूं, मुझे चलने फिरने के लिए एक्चुअलिटी में किस पावर की जरूरत है? एक्टिव पावर की। और वो मेरी एक्टिव पावर क्या है? रोटियां। क्या है दोस्तों? रोटियां। रोटी खाने से जो पावर मिलती है उसे हम बोलते हैं एक्टिव पावर। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? नाश्ता करने से आपको ताकत नहीं आती, दिन भर आप नाश्ता करके काम नहीं चला सकते। नाश्ता आपकी एक रिएक्टिव पावर है। क्या है दोस्तों? रिएक्टिव पावर। मतलब रिएक्टिव पावर, नाश्ता जो आप करके जाते हैं उससे आपको ये फील होता है कि अब आपको भूख नहीं लगेगी। जैसे आपको भूख लगी तो मैंने आपको चावल बना दिए, तो 1-2 घंटे तक तो कहानी ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आप कहना यार हल्की सी भूख लग रही है, तो मैंने क्या करा? 2 ब्रेड खिला दी। फिर 1 घंटे बाद आपको लगने लगेगा यार मैंने कुछ नहीं खाया, फिर मैंने लाई मुरमुरे खिला दिए। तो जितनी चीजें मैं अभी तक खिलाता आ रहा हूं वो जस्ट लाइक एक झूठी पावर है। आपको मैं ये फील तो करा देता हूं आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन आपको वो ताकत नहीं मिल पा रही है। अगर मैं आपको शुरू में ही 12-13 रोटी खिला दूंगा तो आप दिन भर कुछ नहीं मांगेंगे खाने के लिए। क्या ये बात समझ में आई? मतलब कि एक तरीके से ले सकते हैं जितने भी फास्ट फूड होते हैं वो हमारी रिएक्टिव पावर होती है। वो सिर्फ हमारी भूख को दबाते हैं, ना कि भूख को खत्म करते हैं। ये बात समझ में आई? और एपरेंट पावर क्या होती है भाई? एपरेंट पावर ये होती है कि सुबह का नाश्ता और दिन का लंच और रात का डिनर, अगर आप इन तीनों को कर रहे हैं, सुबह का नाश्ता, दिन का लंच और रात का डिनर, अगर तीनों को मिक्स करके खा रहे हैं और इससे आपका पूरा दिन चल जा रहा है, तो उसी का मिक्सचर क्या कहते हैं? आपको एपरेंट पावर कहते हैं। मतलब इमेजिनरी और रियल को मिला देंगे। मतलब रोटी भी खाई और नाश्ता भी उसके पास लिया आपने, इन दोनों को मिला दिया। नाश्ता आपका इमेजिनरी है, इस बात को याद रखना। इमेजिनरी क्यों है? उसको आप लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं कर सकते। ये बात समझ आई? वो आपकी शक्ति को ट्रांसफर कर देता है कि भाई आप 1-1.5 घंटे काम कर सकते हैं नाश्ता करने के बाद, ये नहीं कि पूरे दिन काम करें। ऐसे ही एक्टिव पावर को सोर्स से लोड तक लाने के लिए, एक्टिव पावर को सोर्स से लोड तक लाने के लिए जिस पावर की आवश्यकता होती है उसे हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। ये हमेशा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से पैदा होती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो मुझे लगता है मैंने अच्छे से एक एक चीज को क्लियर कर दिया। ये मेरा पोलर फॉर्म होता है। इस पोलर फॉर्म में ये मैग्नीट्यूड ऑफ जेड होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर करें, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करें, इन दोनों का स्क्वायर करें और उसका अंडर रूट ले लें तो आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर उसका एंगल निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट को ऊपर रखें और रियल पार्ट को नीचे रखें। मतलब बाई अपॉन के अपॉन बाई करेंगे और उसका 10 एंगल ले लेंगे, तो फाई जो एंगल निकल के आएगा वो इसका यहाँ पे एंगल निकालने का तरीका है। चाहे इसको थीटा कह दें, चाहे इसको फाई कह दें। मतलब अगर हम इस फाई की वैल्यू निकालना चाहें तो फाई कैसे निकालेंगे? यहां से फाई बराबर 10 इनवर्स, ये वैल्यू यहां रख देंगे तो ये पोलर फॉर्म हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये आपका ट्रेंगल है। मतलब कि जैसे फेजर डायग्राम पढ़ाई थे ऐसी पावर डायग्राम होता है जिसमें रियल पावर को हमेशा बेस पे डिनोट करते हैं, इसको क्यू पे डिनोट करते हैं, इसको एस में। अब पेपर में क्वेश्चंस कहां से आ जाते हैं? पहली बात तो ये पूछ लेता है। दूसरा, आपको इनमें से कोई भी ये पूछ सकता है कि भाई पी किस वजह से आ रहा है, क्यू किस वजह से आ रहा है, पी बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है। अगर हम इस पी को डिनोट करते हैं तो भाई पी बराबर होता है v इंटू आई कॉस फाई, है ना। क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों? v इंटू आई साइन फाई। भाई समझ रहे हो? ये कॉस फाई होता है, ये साइन फाई होता है ना। इन दोनों का सम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एपरेंट पावर। क्या आ जाएगा दोस्तों? एपरेंट पावर। क्या ये बात समझ में आई? हमेशा वर्टिकल लाइन पे साइन लेते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन पे कॉस एंगल लेते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ?
तो आज की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, काफी अच्छी थी। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से लिख लें। मैंने जो एग्जाम्पल बताए हैं उन एग्जाम्पल को चाहे तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।